देश में कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 46,951 नए मामले सामने आए हैं और 212 लोगों की पूरे देश भर में अब तक कोरोना से जान गई है। 21,180 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र के लेकिन हालात लगातार खराब हो रहे हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में भी हालात बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 30,000 से ज्यादा, पंजाब में 2600 से ज्यादा, केरल में 1,875, गुजरात में 1,580 और दिल्ली में 823 केस सामने आए हैं। 24 घंटे का ये अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। 46,000 से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 212 लोगों की मौत हुई है। और राज्यवार भी स्थिति को अगर देखें तो महाराष्ट्र में हाल सबसे ज्यादा खराब दिखाई देता है। पंजाब, केरल, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी आंकड़ों में आप इस वक्त देख रहे हैं। और हमारे संवाददाता शहर शहर कोरोना का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां का अपडेट दे रहे हैं। में लगातार दूसरे दिन 800 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यहां पर यह भी है कि सिर्फ मार्च के महीने में दिल्ली के भीतर कोरोना के एक्टिव मरीजों में 2000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अब इन तमाम आंकड़ों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है और दिल्ली के उपराज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और आला अधिकारी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक कर रहे हैं। भारत में अब कोरोना मरीजों की तादाद 1500 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। वैसे में लगातार प्रशासन जो है वो कोरोना टेस्टिंग पर ध्यान दे रहा है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ सूरत, वडोदरा, राजकोट सभी जगह पे कुछ इसी तरीके से कोरोना टेस्टिंग, जो फ्री कोरोना टेस्टिंग है वो की जा रही है। साथ ही अगर बात की जाए सिटी बस की, पार्क की, तो ये सारी चीजें अभी भी बंद है। लेकिन जो मॉल और सिनेमा गृह है उसके लिए ये कहा गया था कि वो मंडे से एक बार फिर शुरू हो जाएंगे। तो आज से सिनेमा गृह और मॉल एक बार फिर खुल गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब डराने लगी है। हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के 3 शहरों में, इंदौर, भोपाल और जबलपुर, हर रविवार लॉकडाउन तो लगेगा ही, लेकिन इसके साथ ही जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक नया फैसला लेना पड़ा है। अब सरकार सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए एक संकल्प अभियान भी चलाने जा रही है, जिसके तहत 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे 2 मिनट के लिए पूरे मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में सायरन बजाए जाएंगे। ये संकल्प रहेगा कि लोग घरों से बाहर निकले तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना प्रोटोकॉल तो गाइडलाइंस का पूरी तरीके से सख्ती से पालन करें। देश भर में स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई राज्यों में पाबंदियां पहले ही लागू हो चुकी हैं। आंशिक लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू के आदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में दिए जा चुके हैं। इसकी वजह है आगे आने वाले त्योहार, जिनके दौरान संक्रमण बहुत तेजी से फैलने का अंदेशा है। बारह मार्च 2020 इसी दिन भारत में कोरोना से पहली मौत हुई थी। करीब साल भर बाद यानी 20 मार्च 2021 तक ये वायरस 1,59,755 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाला वायरस न सिर्फ अभी जिंदा है बल्कि एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सिर उठाने लगा है। मुश्किल यह है कि मौजूदा दौर में, जिसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है, लोग मास्क और एक दूसरे से दूरी जैसी सावधानियों को भूल चले हैं। मास्क गिर गया मेरा। तो आप मास्क ले लीजिए। अब ले वही तो करम दुकान देखने नहीं लेऊंगा सर। आपको लगता है कि गलती मास्क नहीं पहनना? हाँ जी सर। नाक के ऊपर ही है, थोड़ा सा नीचे हो गया, नाक के ऊपर ही है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, सबसे कहते हैं मास्क लगा के रखो, गाड़ी में मास्क लगा के रखना चाहिए। लगा लेंगे, थोड़ा लगाए थोड़ा दम घुटने लगता है, इसके चलते थोड़ा कम कर लेते हैं। आपको लगता है मास्क लगाना चाहिए? आप लोगों को कहते हैं मास्क लगाना? हाँ, मैं तो हर सवारी को मैंने करता हूँ कि आप मास्क लगा कर बैठिए गाड़ी में। भारत में 16 सितंबर 2020 को 97,894 नए मरीज दर्ज किए गए थे। ये आंकड़ा अभी तक का सबसे ज्यादा है। इसी दौरान रोजाना
करीब 1000 लोगों की मौत भी दर्ज की जा रही थी। 15 सितंबर 2020 को देश में 1290 मरीजों की मौत हुई थी। ये भी देश में मौत का अभी तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दिवाली के पहले के आंकड़े एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि होली के ठीक पहले संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने की वजह से दिवाली में केसेस एकदम से बढ़े थे। होली में जिस तरह से कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होगा, और अगर इसका ठीक तरीके से पालन नहीं हुआ तो केसेस एकदम से बढ़ सकते हैं। कुछ राज्यों में अभी लॉकडाउन के हालात हैं, तो होली में हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। किसी भी तरह की छूट या ढिलाई से काफी नुकसान हो सकता है। पिछले साल और इस साल में फर्क बस इतना है कि इस बार वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन टीका सीमित लोगों को लगाया जा रहा है और इसका असर दिखने में भी वक्त लगेगा। लिहाजा कोरोना से लड़ाई एक बार फिर पुराने तौर तरीकों से ही लड़ी जा रही है, यानी कई राज्यों में पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। नागपुर में लॉकडाउन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई के सभी मॉल में एंट्री से पहले कोरोना टेस्ट कराना जरूरी हो गया है। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद में शनिवार और रविवार को मॉल और थिएटर बंद कर दिए गए हैं। सूरत में सोमवार सुबह तक सभी मॉल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के 11 जिलों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, भोपाल और जबलपुर में सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लागू है। इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आज जो है हमारे जितने भी इंटरनल पॉइंट्स हैं, ऑटो नाके, सब जगह व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। करीब 22 इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, करीब 122 छोटे लोकेशन है जहां की बल लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त ड्रोन से, अनाउंसमेंट्स की व्हीकल से, अपनी डायल 100 की व्हीकल से, जितने भी हमारे संसाधन है, अनाउंसमेंट्स लगातार कर रहे हैं ताकि जन जागृति आए, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट रहे और हमको जो इन्फोर्समेंट में सुविधा रहे। जो लोग ये सोच रहे थे कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना की कहानी पुरानी हो गई, उनके लिए संक्रमण और मौत के तेजी से बढ़ते आंकड़े खुली चेतावनी है कि बचाव होगा तो सिर्फ सावधानी से, क्योंकि वैक्सीन अभी तक हर किसी की पहुंच में नहीं है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का मानव विवादों से नाता हो गया है। आए दिन उनके बयान से विरोधियों को मौका मिल रहा है। जैसे ही उनके बयान पर विवाद छिड़ा, पिछला विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर वो अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। जो चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार। महिलाओं के पहनावे पर ऐसा बयान देने वाले तीरथ सिंह रावत को कौन नहीं जानता। बतौर उत्तराखंड सीएम इनके कामों का लेखा जोखा का हिसाब करना अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन इनके बयानों का लेखा जोखा तो यही बता रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवादों से अपना नाता जोड़ लिया है। इन्होंने पहले महिलाओं के पहनावे पर संस्कार की पाठशाला में क्लास ली। हालांकि जब सवालों में घिरे तो बैकफुट पर भी आए, लेकिन कुछ ही दिन बीते कि अब उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते करते बच्चों को पैदा करने और सरकार की मदद योजना को लेकर नया ज्ञान दे दिया। हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? मुख्यमंत्री ने रामनगर के जिस कार्यक्रम में ये बयान दिया, उसी दौरान उनका भारतीय इतिहास से जुड़ा एक ज्ञान भी सुनने को मिला। आप भी सुनिए। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा।
जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 2.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर मत जाइए, तीरथ सिंह रावत का गुलामी वाला ज्ञान सुनिए। वो ब्रिटेन को तो भूल ही गए, अमेरिका याद आया। सीएम के बेतुके बयानों ने कांग्रेस को फिर से हमले का मौका दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री, धन्य है इतिहास का उनका ज्ञान। उन्होंने हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम बनाया। शायद उनके नज़र में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान। मुख्यमंत्री जी कहाँ से सब चीज़ें खोज करके ला रहे हैं। अब तो हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी अब कुंद हो चला। बस मुख्यमंत्री जी पर का बयान कहीं हो रहा हो तो उसको हंसा ही जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तीरथ सिंह रावत के बयान को लेकर कांग्रेस खिल्ली उड़ा रही है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि नए विवाद के बाद तीरथ सिंह रावत आगे संभलकर और नाप तोल कर अपने बयान रखेंगे। रामनगर से लीला सिंह बिष्ट के साथ दिलीप सिंह राठौर, देहरादून आज तक। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने चिट्ठी बम से धमाका किया। अब खुद वो इसकी आंच में आ चुके हैं। शरद पवार के बाद शिवसेना मुखपत्र सामना में भी उन्हें घेर रही है। पूछा आखिर परमवीर सिंह के पीछे कौन है, आखिर किस तरह से वजह के पास इतनी ताकत, इतने असीमित अधिकार दिए गए। ये आरोप है। इससे पहले देशमुख की माइक नीचे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या पवार पावर के बाद देशमुख की कुर्सी बच गई और निशाने पर आरोप लगाने वाले परमवीर ही आ गए। पत्र धमाके पर सियासी भूचाल के बाद कल पवार ने दिल्ली में मोर्चा खोला, तो आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए आरोपों का रुख मोड़ दिया। निशाना लगाने वाले ही निशाने पर आ गए। चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर आरोप लगाने वाले परमवीर के खिलाफ ही सवालों के तीर उछाल दिए गए। शरद पवार बोले, परमवीर ने कमिश्नर रहते क्यों नहीं कुछ बोला, आरोपों के सबूत भी नहीं है। देशमुख ने पलटवार करते हुए कहा, फंसता देख आरोप लगाया, तो सामना ने सवाल कर दिया, परमवीर का कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। बात है, ये आरोप है, इससे पहले क्यों नहीं लगा, ये भी बता सकते सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल से 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19, ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। सामना ने परमवीर के बहाने साजिश की नई थ्योरी निकाली। मसलन परमवीर के पीछे कौन है, ऐसा क्यों है कि फडणवीस दिल्ली में प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलते हैं और 2 दिन बाद ही परमवीर चिट्ठी लिख देते हैं। वाजे को इतने अधिकार कैसे मिले, वाजे को रोका जाता तो कमिश्नर की प्रतिष्ठा बच जाती। सामना ने विपक्ष के हंगामे को जहां साजिश बताया, वहीं केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को भी निरंकुश बता दिया। देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे, इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। नीति में ऐसे बहुत सी कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं, लेकिन पूर्व कमिश्नर का तबादला किया गया है। क्यों किया गया है उसके भी कारण सबको मालूम है। अब उसकी जांच हो, पवार साहब ने जो कहा है सही है, उसकी जांच हो।
शरद पवार महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए संकट मोचक रहे हैं। जब जब सरकार पर आफत के बादल मंडराए, पवार पावर ढाल बन गया। लेकिन इस बार निशाने पर उन्हीं के कोटे के मंत्री हैं। आंच उद्धव और खुद पवार तक भी है, क्योंकि परमबीर ने चिट्ठी में हर महीने 100 करोड़ की उगाही के लिए आदेश देने का आरोप लगा के ये साबित कर दिया कि शरद पवार को भी इसकी जानकारी थी। अब देखना यह है कि चिट्ठी बम के धमाके का अंजाम क्या होता है और कितना होता है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफों को लेकर विपक्ष दबाव बढ़ा रहा है। अनिल देशमुख का इस्तीफा अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि सरकार ने अपनी गलती को कबूल किया, और इसीलिए शायद एनसीपी के मुखिया शरद पवार और पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ये कह रहे हैं कि फिलहाल अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ पंकज उपाध्याय, आज तक ब्यूरो। सामना मुखपत्र ने परमवीर को घेरा तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सवालों की बौछार कर दी। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने उनसे खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी घमासान चल रहा है, आप लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से या सरकार की तरफ से वहां से कह दिया गया कि कुछ नहीं। मुझे तो बहुत सुनते थे महाराष्ट्र में या मुंबई में हफ्ता, तो ये हफ्ता नहीं, हफ्ते का बाप दिखाई पड़ता है। अब जिनको फिरौती रोकने की जिम्मेदारी है, वही खुद फिरौती के फंदे में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो कुछ भी दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए, और इस तरह की चीजें ना तो महाराष्ट्र के लिए के सेहत के लिए ठीक है, और ना जो लोग वहां सरकार चला रहे हैं उनकी सियासी सेहत के लिए ठीक है। सामना में शिवसेना की तरफ से लिखा गया है कि परमबीर सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्होंने अपरोक्ष रूप से देवेंद्र फडणवीस और केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप। देखो, मुझे लगता है कि इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी इस तरह की बहुत ही भयानक चीजें सामने आई हैं, उसका सामना भी करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है उसके समाधान की दिशा में आगे भी बढ़ना चाहिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेगा। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का बात कही जा रही है, ये तो फैशन शिवसेना की तरफ। ये तो फैशन हो गया है। आप गड़बड़ झाला करोगे और कहोगे केंद्रीय एजेंसियां जो है वो दुरुपयोग हो रही हैं। तो ये तो जो लोग गड़बड़ झाला कर रहे हैं, वो उनका एक बहुत ही पुराना और बहुत ही ट्रेडिशनल प्रोफेशनल ये फैशन बना हुआ है। बीजेपी की क्या मांग होगी इस तरीके से जो वहां की स्थिति बनी हुई यूनिट है, उस पूरे के पूरे प्रकरण पर बहुत ही गंभीरता के साथ देख भी रही है, और निश्चित तौर से ये महाराष्ट्र के हित में नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। और इस वक्त और जानकारी के साथ कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, हम देख रहे हैं कि जिस तरह की राजनीति अभी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, दिल्ली तक उसकी गूंज है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कल की मुलाकात के बाद आज का बड़ा डेवलपमेंट क्या है? जी, जिससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, आपको अभी का लेटेस्ट अपडेट देता हूं। बस कुछ क्षणों पहले आपने देखा यहां से एटीएस चीफ जयजीत सिंह की गाड़ी गई है। मेरे पीछे गृह मंत्री अनिल देशमुख का बंगला है, और यहीं से थोड़ी देर पहले एटीएस के चीफ जयजीत सिंह उनको मिलकर गए। लंबे समय तक की मुलाकात चली, और बताया जा रहा है कि जिस तरह की प्रोग्रेस रही है, जिस तरह की गतिविधियां रही है, पूरे मामले को लेकर एटीएस भी अलग तरीके से जांच कर रहा है, और उस जांच की पूरी इंफॉर्मेशन थोड़ी देर पहले होम मिनिस्टर को उन्होंने दे दी है। और आप बात करते हैं जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं, राजनीति हमने देखा है कि किस तरह से एक मांग हो रही थी इस्तीफे को लेकर, लेकिन अब जो घटक दल है, जो सहयोगी दल है, उन पर भी दबाव बढ़ते जा रहा है। कांग्रेस के इंचार्ज है महाराष्ट्र के एच के पाटिल, उन्होंने आज बात की है अपने पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले से और वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोरात से, और एक रिपोर्ट सौंपेंगे अभी कांग्रेस की तरफ से। जो फिलहाल महाराष्ट्र में हलचल चल रही है, उसको लेकर पार्टी हाईकमान को वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वही दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी आज कई सारी मीटिंग्स करेंगे अपने पार्टी के नेताओं के साथ में, और लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट के एक इंपॉर्टेंट रिव्यू भी होगा। इसमें शायद हो सकता है यह मुद्दा भी चर्चा को आए। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार 3 किरदारों के फेर में दरअसल फंस गई है। कौन से 3 किरदार आपको दिखा देते हैं। एक किरदार तो खुद सरकार के गृह मंत्री हैं, वो खुद आरोपों के घेरे में है। बाकी 2 किरदार भी दमदार है। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, ये इसमें सॉल्यूशन है। व्हाट इज द रोल ऑफ शरद पवार? उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। क्या सरकार को यह पता नहीं था? क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सोए थे? अनिल देशमुख बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बता सकते हैं।
किरदार नंबर 1 अनिल देशमुख, किरदार नंबर 2 परमबीर सिंह, किरदार नंबर 3 सचिन वाजे। ये हैं 3 बड़े किरदार जिसे लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पूरी तरह से फंस गई है। विपक्ष हमलावर है, सरकार बेचैन है, आगे का रास्ता किधर मुड़ जाए कोई नहीं जानता। जिन किरदारों से सरकार उलझी है उनमें पहला तो सरकार का ही हिस्सा है। सूबे के गृह मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनके पुराने माथत ने ही उन पर हर महीने 100 करोड़ की वसूली के आदेश का आरोप जड़ दिया है। दूसरा किरदार हाल में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमबीर सिंह है। तबादला होते ही उन्होंने ऐसा लेटर बम फोड़ा कि सरकार हिल गई। तीसरा किरदार एंटीलिया केस में गिरफ्तार किए गए सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे। इस रहस्यमय किरदार के आगे पीछे ही आरोपों के सारे जाल बुने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से 3 किरदारों की लगातार चर्चा रही है, सचिन वाजे, परमबीर सिंह और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। शुरुआत हुई सचिन वाजे से, मामला जा पहुंचा परमबीर सिंह तक और अब विवादों के घेरे में न सिर्फ महाराष्ट्र के गृह मंत्री है बल्कि विवादों में फंसी है पूरी महाराष्ट्र की सरकार। एंटीलिया केस में सबसे अहम किरदार वाजे के रहस्य से पर्दा भी उठा भी नहीं कि परमबीर और अनिल देशमुख का पदार्पण हो गया। परमबीर ने 5 आरोपों के लेटर बम से धमाका किया। निशाने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आए, लेकिन हिल गई उद्धव सरकार। पहले देखिए चिट्ठी बम के आरोप। आरोप नंबर 1, गृह मंत्री देशमुख ने वसूली का दिया टारगेट। आरोप नंबर 2, सचिन वाजे को 100 करोड़ महीने का लक्ष्य। आरोप नंबर 3, मुंबई के बार रेस्टोरेंट से उगाही के लिए कहा। आरोप नंबर 4, पुलिस अधिकारियों को सीधे आदेश देते थे। आरोप नंबर 5, डेलकर खुदकुशी में उकसाने के केस को कहा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, आज हमने आंदोलन किया है और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहे। परमबीर के इन आरोपों को देशमुख ने फौरन नकार दिया, लेकिन सियासी भूचाल को टाल नहीं पाए। विपक्ष उनकी कुर्सी के पीछे है तो उनकी पार्टी कुर्सी थाम कर बैठी है। गेंद महाराष्ट्र के मुखिया के पाले में है। अब देखना ये है कि वो क्या फैसला लेते हैं, परमबीर के आरोपों को कैसे परखते हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ पंकज उपाध्याय, आज तक ब्यूरो।